Hello everyone. My name is Udesh Soman and welcome to the solution of 450 DSA problems. And today we are going to look at module 3 strings, question number 31 to question number 42. So starting right on, question number 31, हमें एक स्ट्रिंग दी है नंबर्स की, जो न्यूमेरिक डिजिट्स रहती है उनकी स्ट्रिंग दी है। हमें उनसे ये बताना है कि एक वैलिड आईपी एड्रेस क्या होगा। तो आईपी एड्रेस आप कभी भी देखेंगे आपके कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर या फिर कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस रहते हैं उनके आईपी एड्रेसेस रहते हैं, तो वो इस फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो डिवाइस के नंबर रहते हैं वो डॉट से सेपरेटेड रहते हैं, और एक जो नंबर रहता है वो 3 प्लेसेस का रहता है। ये रहता है 0 to 255, इतना रहता है। और आपका कोई भी जो नंबर है, अगर वो 0 है तो ठीक है, बट अगर वो 0 नहीं है तो उसको 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है अपनी स्ट्रिंग्स के लिए, मतलब किसी भी गिवन न्यूमेरिक स्ट्रिंग को आईपी एड्रेस होने के लिए, वैलिड आईपी एड्रेस होने के लिए। तो ये हमारा IPv4 कॉन्फ़िगरेशन है आईपी एड्रेस का। तो इसमें मतलब डॉट से सेपरेटेड ऐसी 4 स्ट्रिंग्स रहती है नंबर्स की। तो ये जैसे ये हो गई 255, 255, 111 एंड 35। तो ऐसी डॉट से सेपरेटेड रहती है, 3 3 डिजिट्स की। अगर 2 डिजिट है तो भी वो 0 से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशंस है। तो ये सिंपल है। हमने जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है उसमें फॉर लूप्स, नेस्टेड फॉर लूप्स लगा के डॉट लगा दिए हैं 3 पॉइंट्स पे। 3 पॉइंट्स पे हम जो नेस्टेड फॉर लूप लगा के डॉट्स लगाएंगे तो उससे हमें इस तरह की ढेर सारे कॉम्बिनेशंस मिलते जाएंगे डॉट्स के। अब इन सारे कॉम्बिनेशंस में से वैलिड आईपी एड्रेसेस कौन से हैं, ये अगर हमें देखना है तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया इज वैलिड। तो न्यू स्ट्रिंग के लिए इज वैलिड का है, और अगर वो वैलिड स्ट्रिंग है तो उसको हम फाइनली एक लिस्ट में अपेंड कर ले रहे हैं। तो वैलिड स्ट्रिंग के लिए मैंने जो अभी कंडीशंस बताई कि उसकी लेंथ जो है वो 3 तक रहनी चाहिए। अगर वो 3 से ज्यादा रही तो गलत हो जाएगा। उसमें हमने लेंथ पास कर दिया। पहले तो हम स्प्लिट करेंगे, जो तीनों पॉइंट से हमारी 4 अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, उन चारों पार्ट्स को स्प्लिट कर देंगे और चारों पार्ट को सेपरेटली इवेल्युएट करेंगे। तो जो कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे हमारे पास एग्जांपल स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो इसमें मान लीजिए पहला पार्ट सिलेक्ट हुआ ये 255। तो वो इसके लिए चेक करेगा कि वो उसकी लेंथ जो है वो 3 से बड़ी तो नहीं है। उसका जो पहला इंडेक्स है, पहला जो करंट स्ट्रिंग का इंडेक्स है वो 0, मतलब उसकी लेंथ जो है वो 0 से कम तो नहीं है, या फिर उसका करंट इंडेक्स तो 0 नहीं है। और जो उसकी टोटल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू जो है उसकी, इधर इधर इंट लगा के कन्वर्ट किया है, उसकी इंटीजर वैल्यू जो है वो 255 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 8 बिट में रहता है। तो 8 बिट 256 डिजिट्स कैरी करता है। अगर जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो 0 to 255, तो वो 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन चेक कर ली। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाती है कि वो 255 से बड़ा है, या उसकी 3 से ज्यादा लेंथ है, या फिर उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर फिर उसके बाद चेक कर लेंगे कि उसकी लेंथ जो है 1 से बड़ी है, बट उसका कोई जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, जो जैसे यहाँ पे 255 था, अगर वो 055 ऐसा होता तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो इनवैलिड हो जाता। तो उसके लिए चेक कर लिया कि अगर उसकी लेंथ 1 से बड़ी है, बट अगर इनिशियल पॉइंट उसका 0 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, तो फॉल्स दे देंगे। और फाइनली ये चेक कर लिया, अगर वो उसकी लेंथ बड़ी है और वो 0 नहीं है, तब भी उसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ये I0 दे दिया तो हमको फर्स्ट पॉइंट पता चल गया। वो अगर 0 है तो भी हमें फॉल्स देना। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग वैलिड है। जितने भी एक्सेप्शन पैरामीटर्स थे हम उनके पार आ चुके हैं। अगर इन सब के बाद भी निकल जाता, इन सब के थ्रू निकल जाता है हमारा कोई भी पॉइंट, तो वो ट्रू कहलाएगा। तो अगर ये चारों जो सेक्शंस हुए हैं, 3 डॉट से 4 सेक्शन हुए हैं, तो अगर ये चारों सेक्शन वैलिड है तो वो हमें ट्रू दे देगा। ट्रू दे देगा तो फिर वो इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ये सिंपल है। इफ कंडीशन लगा दी, अगर हमारी कोई भी कॉम्बिनेशन, इतने सारे कॉम्बिनेशन जनरेट हुए हैं, उनमें से अगर कोई भी वैलिड है तो वो फाइनल लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। फाइनल लिस्ट को हम रिटर्न कर दे रहे हैं। फाइनल लिस्ट को रिटर्न किया तो हमें इस तरह की लिस्ट मिल गई। ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाने के पहले प्रिंट कर लिया था, तो हमें ये फाइनल लिस्ट मिल जाएगी।
ये सेकंड कॉम्बिनेशन जैसा है, इसमें कोई भी वैलिड आईपी एड्रेस कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, तो ब्लैंक लिस्ट मिली है। ये इतने सारे 11111 का कॉन्फ़िगरेशन है। अगर इसमें हमें जितने वैलिड आईपी एड्रेसेस मिल रहे थे, तो ये आप देखेंगे सारे आईपी एड्रेसेस जो है वो हमारी जो कंडीशंस बताई अभी मैंने उनको फुलफिल कर रहे हैं। तो इस तरह से हम निकालते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 30, तो हमें कोई भी एक स्ट्रिंग दी है अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स की, सारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स लोअर केस में है। इसमें हमें स्मॉलेस्ट विंडो का लेंथ निकालना है, जिसमें कि जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, हमारी जो एक स्ट्रिंग दी है उसमें कुछ उसमें यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। यूनिक कैरेक्टर्स जितने आ रहे हैं उतने सारे यूनिक कैरेक्टर्स किस स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग में पाए जा सकते हैं, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ अपने को देना है। तो जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये A B C D A, इसमें मतलब ए, इसमें अगर हम यूनिक्स निकालें तो A B C D ये 4 यूनिक हो जाते हैं। और ऐसी स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग जिसमें वो चारों यूनिक कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं, वो ये है DBCA। ये लास्ट से अगर हम देखेंगे तो DBCA, इसमें ऐसी वो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं, और उसकी हमें लेंथ पता करनी है। तो लेंथ यहाँ पे 4 आ रही है। इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसको करने का तरीका ये है, पहले हमने स्ट्रिंग को पास किया एक सेट फंक्शन में, तो हमने सेट निकाल लिया, क्योंकि हमें वो सब स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए, तो एक फॉर लूप निकाल के मैंने सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके ऐड करा दिया, तो एक सब स्ट्रिंग बन गई फाइनल। जैसे यूनिक जितने कैरेक्टर, तो उस पूरी स्ट्रिंग को पढ़ेगा, उसमें उसको पहले सेट कर लेगा, सेट करेगा तो हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मिलेंगे, इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टर्स, उनकी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो वो फॉर लूप से ये एक कंप्लीट सब स्ट्रिंग बना दी है मैंने। ये CDB है, ये यूनिक कैरेक्टर की सब स्ट्रिंग मिल जाएगी हमें। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों ही सेम है, कि हम लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करें, ये जो हमारी लास्ट पोजीशन है वहां से स्टार्ट करें, और ये चेक कर ले, ये एक कॉलिंग ऑल मेथड रहती है, तो ऑल के अंदर एलिमेंट्स इन स्ट्रिंग 1 फॉर एलिमेंट्स इन सब स्ट्रिंग, तो ये चेक कर ले हमारी जो सब स्ट्रिंग है उसके सारे एलिमेंट्स अगर गिवन स्ट्रिंग में हो, ये गिवन स्ट्रिंग का एक स्लाइसिंग कर दी है, तो अगर गिवन स्ट्रिंग में सारे एलिमेंट्स हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हमें यही पता लगाना है कि किस लेंथ की स्ट्रिंग में हमारे पास पूरे आ जाएंगे, पूरे जो सब स्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर्स हमने स्टोर किए वो आ जाएंगे। तो हमने लास्ट से चालू किया, ये फंक्शन क्या करेगा, एक एक करके जे की वैल्यू को टेस्ट करते जाएगा, हम स्ट्रिंग में पीछे से काउंट करते जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जितने यूनिक कैरेक्टर्स होते उतनी तो सब स्ट्रिंग की होनी चाहिए। तो 1 2 3 ये वाले स्टेप छोड़ दी, क्योंकि 4 यूनिक कैरेक्टर्स है, तो 1 2 3 वाली स्टेप छोड़ दी, डायरेक्ट लेंथ 4 से चेक करना चालू किया। तो लास्ट से 4 लेंथ की स्ट्रिंग में क्या हमारे पास सारे यूनिक कैरेक्टर्स आए, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं आए तो हम बढ़ाते जाएंगे। फिर हमने चेक किया एक नेक्स्ट पोजीशन के लिए लेंथ बढ़ा के, हम रिवर्स में बढ़ा रहे हैं, फाइनल फाइनल पोजीशन वही रख रहे हैं, जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो हम एक पीछे आते हैं, तो हमारी जो लास्ट से लेंथ है, एंड पॉइंट से लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। एंड पॉइंट से हमारी लेंथ बढ़ती गई, तो हमें फाइनल में जब हम इस पॉइंट तक आएंगे, ये डी जहां तक वहां तक आएंगे, तब उस पॉइंट तक हमें सारे यूनिक कैरेक्टर्स मिल जा रहे हैं। सारे यूनिक कैरेक्टर्स मिल गए, हमने उस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, और उस पॉइंट पे जो भी जे की वैल्यू थी, जो हमारी इंडेक्स की वैल्यू थी, उस इंडेक्स से लास्ट तक की पूरी स्ट्रिंग ले ली, तो ये हमें उस इंडेक्स से लास्ट तक की पूरी स्ट्रिंग मिल गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से चालू करेंगे। इस बार हम फ्रंट टू एंड जा रहे हैं, तो फ्रंट टू एंड में हमने देख लिया कि कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग है जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली 4 से स्टार्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में 4 से आ जा रहे हैं सारे कैरेक्टर्स, सारे यूनिक कैरेक्टर्स हमारे आ जा रहे हैं, तो ये 4 पे रुक जाएगा। तो फ्रॉम मतलब जो हमारी न्यू स्ट्रिंग मिली है हमें यहाँ पे, न्यू स्ट्रिंग हमने पिछले स्टेप में, ये जो न्यू स्ट्रिंग मिली है DBCAAA, इसको स्टार्ट से इवेल्युएट करना चालू करेगा, और जैसे ही वो ऑल वाला फंक्शन फिर से लगा दिया, तो जैसे ही हमें वो पॉइंट मिल जाएगा कि जिस पॉइंट पे सारे हमारे कैरेक्टर्स आ गए हैं, सारे यूनिक कैरेक्टर्स हमारे आ गए हैं स्ट्रिंग में, उस पॉइंट को ब्रेक कर देगा, उस नई वैल्यू से हम स्लाइसिंग करके एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे। ये मैंने जो जे की फाइनल वैल्यू आई उसी से स्लाइसिंग करके एक न्यू सब स्ट्रिंग बना ली।
न्यू सबस्ट्रिंग की हमें लेंथ चाहिए थी तो लेंथ प्रिंट करा ली, सिंपल, हमें लेंथ मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट 33 स्किप कर रहा हूँ मैं, 34 के ऊपर आते हैं। तो 34 हमें अभी तक के हमने पैलिंड्रोम वाली मेथड देखी। अब हमें चेक करना है कि हमें ऐसी एक गिवन स्ट्रिंग दी है ये, इसमें हमें चेक करना है कि हमें मिनिमम कितने कैरेक्टर्स ऐड करने पड़ेंगे कि वो पैलिंड्रोम बन जाए। तो अगर हमें इसको पैलिंड्रोम बनाना है और हमें कंडीशन दी है कि हमें फ्रंट में ऐड कराना है, तो सुमन, एक बार और शॉर्ट में बता दो पैलिंड्रोम क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों ने अगर रिवाइज नहीं किया हो तो भूल गए होंगे। पैलिंड्रोम ऐसी स्ट्रिंग या फिर ऐसा एक सेट रहता है जिसको अगर हम पीछे से देखना चालू करें, मतलब लास्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट देखिए एक यहाँ एक पे। एग्जांपल लिख के बता दो ना, वहीं पे टाइप करके एग्जांपल बता दो। हाँ सर, तो जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कि ए, तो अगर आप इसको फर्स्ट से लास्ट की तरफ जाएंगे तो ए ये हमारा ऑर्डर बन रहा है, ए स्ट्रिंग हमें दिखेगी। अगर हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाते हैं तो भी ए हमें सेम दिख रहा है, तो ये हमारा पैलिंड्रोम कहलाएगा। मतलब अगर आप इसको रिवर्स भी करते हैं तो इसका रिवर्स भी इसके ओरिजिनल के इक्वल ही रहेगा। बट अगर मैं यहाँ सी लगा दूं तो यहाँ तो ए सी आ रहा है, बट अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो सी ए आएगा, तो वो दोनों इक्वल तो नहीं है, तो उसको पैलिंड्रोम नहीं कहेंगे। अगर हमें रिवर्स करने के बाद भी सेम रिजल्ट मिलता है तो उसे हम पैलिंड्रोम कहेंगे। यही चीज मैंने यहाँ पे पैलिंड्रोम का एक सब फंक्शन बना के चेक की है कि जो हमारे पास सबसेट स्ट्रिंग का सबसेट बच रहा है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो आप सिंपल स्ट्रिंग को रिवर्स करा दीजिए, ये हमारे पास रिवर्स करने के लिए रहता है पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग या फिर लिस्ट को, ऑल एलिमेंट्स एंड रिवर्स इंडेक्सिंग के लिए -1। तो इससे आपको रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर वो ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है, ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसी है, सेम है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। मिनिमम पैलिंड्रोम के लिए हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग को चेक करते जाएंगे कि कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए हैं। तो हमने जो रिवर्स में लेते जाएंगे हम फाइनल लेंथ, मतलब हमारी स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वहां से लेके, sorry, वहां से लेके लास्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट तक की। तो यहाँ हमने स्लाइसिंग कर दी कि हम कहाँ से हम जा रहे हैं, स्लाइसिंग कर दी तो लास्ट एलिमेंट से हम पूरी स्ट्रिंग को चेक कर देंगे। तो पहले ये इतनी पूरी स्ट्रिंग को चेक करेगा, अगर ये पैलिंड्रोम रही तो ट्रू, तो हमें रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये पैलिंड्रोम नहीं रही तो नेक्स्ट आइटम पे आएगा, नेक्स्ट आइटम के ऊपर चेक करेगा, अगर ये पैलिंड्रोम नहीं रही तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे करते करते वो लास्ट आइटम मतलब जो हमारा करंट वैल्यू है उससे लेके फर्स्ट आइटम तक के चेक करेगा, ये रिवर्स लूप चलेगा। अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये हम सी बी ए इस सबस्ट्रिंग तक आते हैं तो हमें पैलिंड्रोम मिल गया। इसका जो हमने पॉइंट है इस स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया कि इस पॉइंट के बाद की जितनी स्ट्रिंग है उतनी स्ट्रिंग हमें रिवर्स करके ऐड करनी पड़ेगी फ्रंट में। जैसे यहाँ इस पर्टिकुलर केस में यहाँ तक की स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो इसके आगे की जो इसका आगे का जो पार्ट है ये 3D जो आ रहे हैं वो हमें रिवर्स करके इसके सामने ऐड करना पड़ेगा, तब हमारी पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बनेगी। तो हमें उसकी बस लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमने हमें जो इंडेक्स मिला वहां से हमने एंड पॉइंट तक की स्ट्रिंग निकाल ली, एंड पॉइंट तक की स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग की उतनी स्लाइसिंग कर दी और उसकी लेंथ ले ली। हमें यहाँ पे सिर्फ लेंथ रिटर्न करनी थी, तो ठीक है। अगर हमें सब स्ट्रिंग भी रिटर्न करनी होती जो ऐड करनी है तो हम सेम स्लाइसिंग का प्रिंट फंक्शन भी लगा देते। इस तरह हम चेक कर सकते हैं हमें कितने कैरेक्टर्स ऐड करने हैं। इस वाले ये एक और एग्जांपल, इसमें मैंने यहाँ पे एक सी भी ऐड कर दिया, तो ये पैलिंड्रोम बन ही तो ये लास्ट पॉइंट तक के पैलिंड्रोम बन ही नहीं रहा है, तो ये इतना पूरा जो सबस्ट्रिंग है बी ए सी डी डी डी, इतना पूरा हमें रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सामने, तब ये पैलिंड्रोम बनेगा। तो ये हमारे 8 कैरेक्टर हो गए, हमें 8 रिटर्न मिला। यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है इस पॉइंट तक के CABABAC यहाँ तक के पैलिंड्रोम है, इसके आगे के पॉइंट्स जो है वो पैलिंड्रोम में आते नहीं है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये फ्रंट से भी इंडेक्सिंग करके स्टार्ट कर सकते हैं कि जहां तक पैलिंड्रोम आ रहा है, जिस कंडीशन पे आपको पैलिंड्रोम फॉल्स मिला
उस फॉल्स वाली कंडीशन से आप आगे की भी सब स्ट्रिंग लेके स्लाइसिंग करके उसकी लेंथ ले सकते हैं। तो वो आपको मिनिमम लेंथ मिल जाएगी, आपको कितना ऐड करना है सब स्ट्रिंग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक एरे दिया है जिसमें आपके पास अलग अलग स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स का एरे है। तो एक सिंगल एरे में आपके पास ऐसी स्ट्रिंग्स है ACT, GOD, CAT, DOG, TSC, ऐसी है स्ट्रिंग्स। अब हमें इसमें निकालने हैं एनाग्राम्स। एनाग्राम्स मतलब सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए हमारी स्ट्रिंग में, और उन्हीं के मतलब उन्हीं को शफल करके आपने कोई नई स्ट्रिंग बनाई चाहिए। जैसे GOD है तो इसको रीशफल करके हम DOG बना सकते हैं, OGD बना सकते हैं। ऐसी स्ट्रिंग्स को हम एनाग्राम्स कहते हैं कि जिनमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं, हमारी गिवन स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स उनके किसी और कॉम्बिनेशन से बनी स्ट्रिंग को एनाग्राम कहते हैं। हमारे पास जो भी गिवन हमारे पास एरे है उसमें हमें एनाग्राम्स को आइडेंटिफाई करना है और एनाग्राम्स को एक साथ में ग्रुपिंग करनी है। उसकी साथ में ग्रुपिंग करने के लिए फंक्शन हमने बनाया। तो एनाग्राम्स के लिए हम सिंपल फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में एक पोजीशन को पकड़ लेंगे, जैसे हमारे पास गिवन एरे है तो हमने एक पोजीशन को पकड़ लिया, उसके बाद के सारे कैरेक्टर्स के लिए हम चेक करते जाएंगे कि वो एनाग्राम है कि नहीं। अगर एनाग्राम है तो उसको लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे, लिस्ट में अपेंड होते जाएगा तो वो इसी के बाजू में होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इस लूपिंग मेथड से करते हैं हमको डुप्लीकेट्स भी मिलते हैं। डुप्लीकेट्स को हटाने के लिए सेट लगा दिया तो वो हमें सारे एनाग्राम जो है वो ग्रुप होके मिल गए। हमारे जो बाद में नेक्स्ट स्टेप ऑनवर्ड जो डुप्लीकेट्स आने वाले थे वो हट गए। इसके एनाग्राम चेक करने के फंक्शन में आते हैं। तो एनाग्राम चेक करने का फंक्शन ये है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग रहेगी। इधर पे मतलब इस नोटेशन का मतलब होता है इसका रिटर्न टाइप बुलियन रहेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। आपको मतलब पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स रहेंगे। दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स में हमने काउंट बना दिया, उसमें काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसका एरे बना दिया 250। अभी यहाँ पे 256 लिया है क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर्स रहते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में आस्की बाइनरी के अकॉर्डिंग, तो वो 256 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स रहते हैं आस्की बाइनरी के हिसाब से। तो 256 कैरेक्टर्स का एक काउंट एरे बना दिया, नंबर 0 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमें 256 अलग अलग इंडेक्सेस मिल गए जिसके ऊपर अभी काउंट 0 है। तो ये आपको मिल जाएगा, तो ये आपको 256 अलग अलग एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनकी वैल्यू भी 0 है। और एक आई वेरिएबल दे दिया जिसको अभी 0 इनिशिएट किया है। जब तक आई लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हम आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर कम रहना चाहिए, अगर वो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ से कम रहेगा ठीक, अगर वो उसके बियॉन्ड जाता है तो ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग पूरी कवर कर चुके हैं। ये ऑड फंक्शन हमने देखा था तो वो हमें यूनिकोड रिटर्न करता है। तो जैसे ए के लिए 65, बी के लिए 66। तो काउंट में जो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स है उसके ऊपर वो ऐड करते जाएगा। पहली स्ट्रिंग में चेक करेगा, जैसे पहली स्ट्रिंग में GOD है तो वो जी का निकालेगा यूनिकोड। जी के यूनिकोड की जो भी वैल्यू रहेगी उस इंडेक्स को पकड़ के, ए को अगर हम 65 से ले रहे हैं तो जी 65 प्लस 8 73 पोजीशन पे जी आएगा। तो जी के पोजीशन पे उसने +1 डाल दिया। काउंट में जहां जहां कहीं पे भी 73rd इंडेक्स होगा वहां पे जी आ गया। फिर उसके बाद उनने सेकंड स्ट्रिंग में चेक किया, सेकंड स्ट्रिंग में अगर वो वैल्यू है तो उसको -1 कर देगा। तो अगर सेकंड स्ट्रिंग में हम जैसे जैसे आएंगे तो डी के लिए हो जाएगा, ओ के लिए हो जाएगा जी। अगर सेकंड स्ट्रिंग में अवेलेबल है तो जी जो है वो -1, तो हमारे पास फाइनल काउंट 0 आ जाएगा। ये लॉजिक उसने बताया। काउंट जो है उसको लेते गए तो वो एक एक करके आता जाएगा, काउंट जो है वो बैलेंस होता जाएगा। और इसके लिए हम इंडेक्सिंग बढ़ाते जाएंगे। इंडेक्सिंग से हमें लेंथ पता चल जाएगी कि अगर ऑब्वियस सी बात है लेंथ अगर इसकी 3 है तो वो 3 इंडेक्स के बाद रुक जाना चाहिए। ऐसा हमारा ये व्हाइल लूप के अंदर चेक करते जा रहा है। अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट तो करती है बट अगर हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ की नहीं है
तो ऑब्वियस सी बात है वो एनाग्राम होंगी ही नहीं, क्योंकि ऊपर की कंडीशन काउंट तो चेक कर लेगी, बट जैसे ये ए सी ए और ए सी ए आ रहा है तो इनकी लेंथ अलग है, ये एनाग्राम्स नहीं है, तो लेंथ अलग होने पे वो फॉल्स दे ही देगा। अदरवाइज अगर उसका काउंट एग्जिस्ट करता है, काउंट हमारे पास जीरो होना चाहिए। अगर जी पहली स्ट्रिंग में आया तो +1 होगा, जी दूसरी स्ट्रिंग में आया तो -1 होगा, काउंट बैलेंस हो गया, जीरो हो गया। अगर वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जा रही है तो काउंट जीरो है, काउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर काउंट जीरो है तो हमें ट्रू मिल जाएगा। ट्रू मिल गया तो हाँ वो एनाग्राम है, एनाग्राम है तो फिर वो फाइनली लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। लिस्ट में हम ith एलिमेंट जो हम चेक कर रहे हैं और उसके बाद जिस एलिमेंट को एनाग्राम के लिए चेक कर रहे हैं वो दोनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, दोनों एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ये गीक्स क्विज है, तो गीक्स क्विज के बाद ये क्विक्स और ये सी क्विक्स, ये जो ये स्ट्रिंग्स हैं ये साथ अपेंड हो जाएंगी, ये अपेंड हो जाएंगी, तो फिर वो आगे फिर वो गीक्स पे आएगा। गीक्स के लिए इसको फॉर गीक्स मिल गया, ये स्ट्रिंग इसके साथ अपेंड हो जाएगी। एबीसीडी के लिए उसको कोई नहीं मिला तो वो हट जाएगा। बाकी फिर वो जब वो इनके ऊपर आएगा तो भी ये जेड आई क्यू के ई जी एस इसके लिए भी ऐसी क्यू आई जेड, बट ये ऑलरेडी अपेंडेड है तो ये लास्ट में जुड़ जाएंगे। फाइनल में लिस्ट रिटर्न करने से पहले हम सेट फंक्शन लगा देंगे। सेट फंक्शन लगा देंगे तो हमको सेट मिल जाएगा, यूनिक्स मिल जाएंगे, कोई हमारे रिपीटेड वैल्यूज नहीं रहेंगी। ये एनाग्राम चेक करने के लिए फंक्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें स्मॉलेस्ट विंडो निकालनी है जिसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हो गिवन सबस्ट्रिंग के। अभी गिवन सब पिछला क्वेश्चन हमारा था उसमें ये है कि जो भी हमारी ऑलरेडी गिवन स्ट्रिंग है उसके यूनिक कैरेक्टर्स थे। इस कंडीशन में है कि हमारे पास ये जो सबस्ट्रिंग दी है वो कुछ भी यूनिक कॉम्बिनेशन हो सकता है गिवन सबस्ट्रिंग का, बट जरूरी नहीं है कि सारे यूनिक कैरेक्टर्स हों। हमें इसको चेक करना है, तो इसको चेक करने के लिए हम सेम करेंगे कि हमने एक स्टार्ट एरे बना लिया और उसके अंदर जो भी इंडेक्स है वो हम अपेंड करते जा रहे हैं सारे कैरेक्टर्स का। जो हमारे ए ई डी एस ये 4 कैरेक्टर्स हैं, हम देख ले रहे हैं कि इनका इंडेक्स जो हमारी टारगेट स्ट्रिंग है, टारगेट स्ट्रिंग में कहाँ पे आ रहा है। तो इसकी स्ट्रिंग ए ई डी एस, इसको मैंने खुद के नाम में सर्च किया है, तो डी का इंडेक्स आ जाएगा 2 पे आ जाएगा और 3 पे आ जाएगा, तो वो अपेंड हो जाएगा। मतलब सॉरी, अगर उसके हिसाब से जाए जीरो इंडेक्स तो 0 1 पे आ जाएगा और 2 पे आ जाएगा डी का इंडेक्स। ई का इंडेक्स जो है वो 3 पे आएगा, एस का इंडेक्स 4 4 पे आ जाएगा और 6 पे आ जाएगा, ए का इंडेक्स जो है वो 9 पे आ जाएगा। ऐसे वो सारे इंडेक्सेस ले लेगा। अब हमें वो विंडो निकालनी है जिसमें सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हो। तो अगर हमें सारे कैरेक्टर, और अगर इनकेस डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हैं तो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स या फिर मल्टीपल विंडोज के लिए दिया है, तो उसने बोला कि जिसकी फर्स्ट इंडेक्सिंग हो वो चेक करना है। तो हमने सिंपल ऐसा किया कि हमें ऑर्डर तो मैटर कर नहीं रहा है, तो ये जो स्टार्ट एरे में हमारे पास जितने इंडाइसेस आ गए उसमें हमने देख लिया कि मिनिमम इंडेक्स कौन सा है और मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा है। जो भी मिनिमम इंडेक्स होगा वहां से लेके मैक्सिमम इंडेक्स +1, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट कंसीडर नहीं करता, तो मैक्सिमम इंडेक्स +1। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ऑब्वियसली सारे कैरेक्टर्स हमारे आ ही जाएंगे, तो वो हमें विंडो मिल जाएगी। वो विंडो यहाँ पे प्रिंट करा ली, तो ये मैंने जितने कैरेक्टर्स दिए थे वो आ गए। इसने बोला था अगर मल्टीपल विंडोज है तो आपको फर्स्ट इंडेक्सिंग वाली, तो यहाँ ये फर्स्ट इंडेक्सिंग के हिसाब से ये मिनिमम विंडो प्रिंट होगी। अगर आपको क्वेश्चन में उसकी लेंथ मांगता है तो आप लेंथ भी प्रिंट करा सकते हैं सिंपल। इसी ये जो सबस्ट्रिंग हमने ये जो स्लाइसिंग करके हमने सबस्ट्रिंग ली है उसी के हमें लेंथ प्रिंट करानी है, वो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन द स्ट्रिंग एस, डिलीट द कैरेक्टर्स व्हिच आर अपीयरिंग मोर देन वंस कंसेक्यूटिवली। तो इसमें हमें डुप्लीकेट्स हटाने हैं, लेकिन डुप्लीकेट्स हमें इस पोजीशन में हटाने की अगर वो एक दूसरे के बाजू में है। जैसे ये ए कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं तो हमें हटाना है, ये ए कंसेक्यूटिवली आ रहे हैं तो हमें हटाना है, बट डुप्लीकेट हटाने इसलिए हम सिर्फ बी ए इतनी सी स्ट्रिंग वापस नहीं करेंगे। जो एक दूसरे के बाजू में आने वाले डुप्लीकेट से सिर्फ हमें उन्हें हटाना है। तो उसके लिए सिंपल फंक्शन है, उसमें हमने स्ट्रिंग पास कर दी, स्ट्रिंग पास करके कैरेक्टर्स का एरे ले लिया और प्रीवियस वैल्यू ले ली। अब
प्रीवियस जितनी स्ट्रिंग के अंदर हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं उनके लिए चेक करेंगे। अगर वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल नहीं है तो उसको अपेंड करो, अगर वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है तो उसको अपेंड नहीं करेंगे। तो ये सिंपल चेक लगा दिया, इफ सी नॉट इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू, फर्स्ट कैरेक्टर ऑब्वियसली अपेंड हो जाएगा। सेकंड कैरेक्टर हम ए पे आएंगे, ए वो चेक करेगा कि हाँ ये प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है, ये कंडीशन हमारी नॉट इक्वल टू की है, बट वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। फिर बी पे आएंगे, वो प्रीवियस वैल्यू ए है उसके इक्वल नहीं है, हम प्रीवियस वैल्यू अपडेट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे जो जो वैल्यू अपेंड हो रही है वो हम प्रीवियस वैल्यू अपडेट करते जा रहे हैं। तो वो हम वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे, प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे, और प्रीवियस वैल्यू जो भी अगर वो प्रीवियस वैल्यू के इक्वल नहीं है तो वो अपेंड होती जाएगी। ऐसे करके हम पूरी स्ट्रिंग को चेक कर लेंगे। पूरी स्ट्रिंग में से जो भी वैल्यूज हमें फाइनल लिस्ट में अपेंड होती गई है, CHARS वाले लिस्ट में जो भी अपेंड होती गई उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो ये ज्वाइन है, एम्प्टी स्ट्रिंग में हमने पूरे कैरेक्टर्स ज्वाइन करने से हमारे जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स रहते हैं, किसी भी लिस्ट के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो किसी स्ट्रिंग में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये ज्वाइन मेथड लगा के हमने एम्प्टी स्ट्रिंग में ज्वाइन कर दिया, तो वो हमें रिटर्न मिल गया, डुप्लीकेट्स हटा के स्ट्रिंग मिल गई। फिर नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है, इसमें ये है कि हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स है। तो हमारे पास कोई भी पैटर्न एक टारगेट गिवन पैटर्न है और उसके लिए टारगेट पैटर्न है। तो क्या हम गिवन पैटर्न से टारगेट पैटर्न बना सकते हैं? और मिसिंग वैल्यूज के लिए हमें दो चीजें दी है, एक क्वेश्चन मार्क दिया है, एक स्टार दी एस्ट्रिक दिया है। एस्ट्रिक अगर नहीं, है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ सुमन की क्वेश्चन नंबर भी पढ़ा करो क्वेश्चन पढ़ने के पहले। क्वेश्चन नंबर भी बताया करो कि ये क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट स्ट्रिंग का, तो थोड़ा रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 अभी हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें ये कंडीशन है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ अगर लगे। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि हमें इंडेक्स दिया है, अगर हमारी जो मैचिंग है उसके लिए अगर हमारे पास एस्ट्रिक आता है स्ट्रिंग में, तो एस्ट्रिक को हम रिप्लेस कर सकते हैं जीरो और मोर कैरेक्टर से, जीरो कैरेक्टर्स या फिर मोर कैरेक्टर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क को हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसे करके हमें चेक करना है कि क्या हम गिवन स्ट्रिंग से नई न्यू स्ट्रिंग बना सकते हैं क्या। तो जैसे ये हमारे पास वाइल्ड स्ट्रिंग है, तो वाइल्ड स्ट्रिंग है और पैटर्न है, क्या हम वाइल्ड स्ट्रिंग से पैटर्न बना सकते हैं क्या? तो यहाँ पे जीई मैच हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क में नेक्स्ट वैल्यू के है, जीई और नेक्स्ट वैल्यू के के बीच में हमारे पास एक ही लेटर है ई, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क वन कैरेक्टर के लिए है, तो हाँ यहाँ पे हम ई रिप्लेस कर सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे। उसके बाद एस्ट्रिक आ रहा है, तो एस्ट्रिक के हमारे पास है कि हम कितने भी कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं एस्ट्रिक की पोजीशन पे। तो हम और गीक्स जो है इतना पूरा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सर एक मिनट बस आया मैं। हिमांशु, वो तुम्हारा जो सॉर्ट एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग है ना, उसके बाद कितने क्वेश्चन, उसके बाद कौन सा सेक्शन है लिंक लिंक लिस्ट में? लिंक लिस्ट में कितने क्वेश्चन है देखो तो। देख रहा हूँ सर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सर मैं कंटिन्यू करूं? हाँ प्लीज करो प्लीज। तो मैंने अभी तक बताया कि हमारे पास वाइल्ड स्ट्रिंग है जिसमें हमें कैरेक्टर्स दिए हैं और उसके साथ क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक दिया है और एक पैटर्न दिया है जो हमारा टारगेट पैटर्न है। तो क्या हम वाइल्ड स्ट्रिंग से टारगेट पैटर्न बना सकते हैं क्या? तो अगर इनकेस हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ रहा था, हम उसको एक ही कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जीई तक के मैच हो गया दोनों वाइल्ड स्ट्रिंग और पैटर्न में। उसके बाद के आ रहा है पैटर्न स्ट्रिंग में, और के और गिवन स्ट्रिंग के बीच में एक ही कैरेक्टर, तो ये ऑब्वियसली यहाँ क्वेश्चन मार्क से सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एस तक के मैच हो गया, के और एस मैच हो गया। उसके बाद ये फॉर गीक्स जितना हमारा पार्ट आ रहा है, इतनी सब स्ट्रिंग आ रही है, उसके लिए हमारे पास एस्ट्रिक है कि हाँ एस्ट्रिक मैच हो, एस्ट्रिक जीरो और मोर इंस्टेंसेस को ले सकता है। तो एस्ट्रिक है तो हम कितने भी इंस्टेंसेस ऐड कर सकते हैं। तो हाँ, हम इस गिवन वाइल्ड स्ट्रिंग को
पैटर्न स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ हाँ हमारा आउटपुट यस है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि रिप्लेस क्वेश्चन मार्क विद ई एंड एस्ट्रिक विद फॉरगीट्स, तो हमें सेम पैटर्न मिल जाएगा। तो ये यस कंडीशन है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि पहले तो लेंथ चेक कर लेंगे। अगर लेंथ दोनों की सेम हो जाती है तो हम रिटर्न कर देंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे एक सेकंड समझाना पड़ेगा। हिमांशु कितने क्वेश्चन है लिंक लिस्ट पर? 36। 36 है ना, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ चलो चलो करो। हाँ सर मैं शुरू से करता हूँ। तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग्स आई उसको मैच कराने के लिए ये फंक्शन है। तो चेक कर लेंगे कि अगर उनकी लेंथ 0 है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेंथ 0 है मतलब हम दोनों स्ट्रिंग के एंड तक आ चुके हैं और अभी तक के हमने कोई फॉल्स वैल्यू नहीं दी है। तो क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है तो ये फर्स्ट चेक है हमारा। आगे फॉल्स कंडीशंस भी रहेंगी। अगर फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती और हम लास्ट पोजीशन तक के आ गए हैं तो ट्रू वैल्यू है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि लेंथ ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन 1 एंड फर्स्ट इज स्टार, मतलब फर्स्ट इज एस्ट्रिक एंड लेंथ ऑफ सेकंड इज 0। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है तो हमारी जो टारगेट स्ट्रिंग है उसमें कोई कैरेक्टर्स है ही नहीं और हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग बड़ी है। हम छोटी स्ट्रिंग से बड़ी स्ट्रिंग तो बना सकते हैं एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स डाल के, बट हमारे पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो अगर हमारी गिवन स्ट्रिंग टारगेट स्ट्रिंग से बड़ी है, ये कंडीशन आ रही है, तो उस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये रिपीटेडली चेक हो जाएगा कि अगर हम किसी सब स्ट्रिंग के लिए भी लेते हैं तो भी चेक हो जाएगा। तो वो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 1, फर्स्ट एलिमेंट इज एस्ट्रिक एंड लेंथ ऑफ सेकंड स्ट्रिंग इज 0, मतलब सेकंड स्ट्रिंग हमारी खत्म हो चुकी है इस पॉइंट तक के, तो वो फॉल्स दे देगा। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क है और करंट कैरेक्टर्स जो हैं उसमें मैचिंग स्ट्रिंग हो रही है कि नहीं। तो ये चेक कर लिया कि अभी जो लेंथ है वो 1 से बड़ी है और उसकी स्टार्टिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क से आ रही है। और कंडीशन है कि अगर लेंथ ऑफ फर्स्ट 0 नहीं है और लेंथ ऑफ सेकंड भी 0 नहीं है और फर्स्ट जो है वो सेकंड फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट वो 0 के इक्वल है, तो हम वापस से जो मैच फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो ऊपर दी हुई जो दोनों कंडीशंस थी वो इवैल्यूएट होती चलेगी। फिर एक और कंडीशन हम डालते हैं कि लेंथ ऑफ फर्स्ट जो है वो 0 नहीं है और जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमारा एस्ट्रिक है। अगर हमारी लेंथ ऑफ फर्स्ट 0 नहीं है और फर्स्ट कैरेक्टर एस्ट्रिक है तो हमें उस सब सेक्शन तक की चेक करना पड़ेगा। तो फिर से हमने मैच करा लिया कि दोनों में से कुछ तो मैच हो जाए, कि फर्स्ट की स्ट्रिंग उसमें हमने फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ दिया, सेकंड कैरेक्टर से लेके पूरी फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग पूरी, अगर वो उसमें मैच की कंडीशन आ रही है क्या, या फिर ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है और सेकंड स्ट्रिंग की पूरी सेकंड स्ट्रिंग में फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी स्ट्रिंग है उसमें मैच की कंडीशन आ रही है क्या। क्योंकि हमारा एस्ट्रिक मल्टीपल कैरेक्टर्स को ले लेता है तो उसके वो कंडीशन यहाँ इससे चेक हो जाएगी, इस जो रिकर्सिव कॉल है इससे चेक हो जाएगी। ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद भी अगर हमें ट्रू नहीं मिलता है, ये कंडीशन हमारी फाइनली आनी चाहिए कि दोनों स्ट्रिंग मैच होते जा रही हैं। मैच होते होते ये जो जितनी फॉल्स कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। फॉल्स कंडीशन अगर हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो ऑब्वियसली हमारी स्ट्रिंग्स मैच होते जा रही हैं और एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क सही पोजीशंस पे हैं। अगर मान लीजिए कि वो हमें लास्ट तक के ट्रू देता ही नहीं है तो हमारी दो कंडीशन एग्जीक्यूट हो सकती। तो हमारी अगर ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती है फाइनली तो हमें जो है फाइनली फॉल्स मिल जाएगा। कि अगर फाइनल तक के हम आ गए इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीटली ट्रैवर्स तो हो गई, बट क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक की पोजीशंस गलत है, उसकी वजह से हम उनको मैच नहीं करा पाए, तो उस केस में भी हमें फॉल्स मिल जाएगा।
तो ये रिकर्सिव कॉल है, बार बार रिपीट करते हुए करेगा, तो इससे हमें मिल जाएगा। जैसे ये गीक्स फॉर गीक्स है, तो ये इसको अगर हम सप्लाई करते हैं, मैं बस एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्स्ट टेस्ट केस जो है, इधर पे हमें 2 ई को रिप्लेस करना है, एस्ट्रिक को हमें 2 ई से रिप्लेस करना है, तो हमारा स्ट्रिंग मैच हो जाएगी। दोनों स्ट्रिंग्स आएंगी हमारी, क्योंकि अभी ये जीरो कंडीशन नहीं है तो इसमें जाएंगी। ये कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है कि हमें अभी स्ट्रिंग की लेंथ अभी खत्म नहीं हुई है और फर्स्ट कैरेक्टर एस्ट्रिक दूसरी स्ट्रिंग खत्म हुई है, ऐसा भी नहीं है। इस कंडीशन पे आएंगे, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। इस कंडीशन पे आएंगे तो हमारे पास एस्ट्रिक एग्जिस्ट करता है सबस्ट्रिंग पे। जो हमारा ये कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होगी, तो हमारी फर्स्ट जो जी है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, जी सेटिस्फाई हो जाएगा। ई और एस्ट्रिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो इस कंडीशन पे आएंगे। इस कंडीशन पे एस्ट्रिक को चेक कर लेगा, तो हाँ वो दोनों को देगा कि या तो आप इसको इसका मैच देख लो, इसका मैच पूरी स्ट्रिंग के साथ इसका मैच पूरी ई के एस के साथ देख लो, या फिर ई के एस का मैच इस पूरी स्ट्रिंग के साथ देख लो। ऐसा वो चेक कर लेगा, ऐसा वो रिपीटेडली करता जाएगा, तो आपको जो एस्ट्रिक है इसकी जगह पे दो ई पॉसिबल हो जाएंगे। कोई भी हमारी जो फॉल्स कंडीशन है वो ट्रिगर नहीं होगी हमारी जो। और लास्ट में क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स पूरी खत्म हो जाएंगी, तो हमें फाइनली ये कंडीशन मिल जाएगी कि लेंथ फर्स्ट इक्वल 0, लेंथ सेकंड इक्वल 0, सो रिटर्न ट्रू। ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्ट्रिंग्स का हमें मैच मिल जाएगा। तो ये रिकर्सिवली करा के हमने ये अलग अलग कंडीशंस पे टेस्ट किया है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल में था, तो ये यस है, प्रिंट हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारे पास के नहीं है, एस्ट्रिक की जगह पे जी ई आ जाएगा, लेकिन के जो कांस्टेंट कैरेक्टर हमारी टारगेट स्ट्रिंग में नहीं है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। इसमें पी क्यू आर एस है, इसमें तो हमारे पास कोई वाइल्ड कार्ड वाले स्टार क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर ही नहीं है, तो वो टी को मैं लास्ट जो इसमें टी आ रहा है उसको मैच कराने के लिए कुछ नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। ऐसे और एग्जांपल्स हैं, तो वो आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल्स क्रिएट करके इसको चेक कर सकते हैं। क्या आएगा तो नहीं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 39 है, ये हमारे पास है कि रन कस्टमर सिमुलेशन। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंटरनेट कैफेज वगैरह में जाते हैं, अगर जो हम कंप्यूटर हायर करते हैं। पहले जब हमारे पास घर घर में इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट कैफे हुआ करता था, तो वहाँ पे जैसे किसी एक इंटरनेट कैफे में 4 कंप्यूटर है, तो एक बार में 4 ही लोग ले सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लोग आएंगे तो उन लोग को कंप्यूटर नहीं मिल पाएगा, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे किसी गिवन कंडीशन के लिए। तो ये जो कैरेक्टर्स दिए हैं हमारे पास स्ट्रिंग में, वो हमारे कस्टमर्स हैं, और जो नंबर दिया है वो हमारे पास एक शॉप में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे 3 कंप्यूटर्स, तो हम चेक कर लेंगे जी को एक कंप्यूटर असाइन हो गया, एक कंप्यूटर ए को असाइन हो गया और एक कंप्यूटर सी को असाइन हो गया। हमारे सारे कंप्यूटर खत्म हो गए, बट सी चला गया तो एक कंप्यूटर खाली हो गया। उसके बाद बी आया, तो बी को एक कंप्यूटर दे दिया, सारे कंप्यूटर ऑक्यूपाइड हैं अभी तक के। फिर जी ऑलरेडी आ चुका था, अब जी चला गया तो एक कंप्यूटर फिर से खाली हो गया। उसके बाद डी आया, तो डी को वो खाली कंप्यूटर मिल गया। उसके बाद डी भी चला गया, फिर बी भी चला गया, ए भी चला गया, इस यहाँ तक के सारे कंप्यूटर हमारे खाली हो गए। फिर जो ई आया, ई को ऑब्वियसली कंप्यूटर मिल जाएगा। तो इस केस में हमारे पास कोई भी ऐसा कस्टमर नहीं है जिसको रिटर्न होना पड़े बिना कंप्यूटर यूज किए। तो तो हमारा रिटर्न 0 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिनको कंप्यूटर नहीं मिल पाया वो 0 आ जाएगा। सेकंड केस में हम देखते हैं, तो एक ही कंप्यूटर है, ए आया तो ए ने ऑक्यूपाई किया वो कंप्यूटर। बी आया, बी को अभी कंप्यूटर ऑक्यूपाइड है तो बी को नहीं मिला, सी को नहीं मिला, बी और सी चले गए। और ए जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक हम दूसरे किसी को दे नहीं सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें फिर रिटर्न 2 मिलेगा, क्योंकि बी और सी इन 2 लोगों को कंप्यूटर नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में हमें रिटर्न 2 मिलेगा। ये हो गया। इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। इस पे हम आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 26। तो हमारे पास A to Z मैक्सिमम कैरेक्टर्स जो हो सकते हैं वो 26 है।
और ये हमारे पास क्वेश्चन में भी मतलब क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें दिया है कि मैक्सिमम 20 कंप्यूटर्स तक के हो सकता है किसी इंटरनेट कैफे में। तो फिर भी हम उससे ज्यादा ही कंसिडर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कस्टमर्स 26 ये कांस्टेंट ले लिया है हमने। उसके बाद हम रन कस्टमर सिमुलेशन प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमारा जो लोगों के आने का सीक्वेंस है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हम सप्लाई करते हैं वो, और हमारे पास कितने बैकएंड कंप्यूटर्स हैं वो। तो हमारे पास ये एक सीन का हमारे पास बन जाएगा एरे। एरे मतलब लिस्ट बन जाएगी, उसमें जीरो, तो जीरो है कि मतलब कस्टमर आई कैफे में है ही नहीं। अगर वो है, अगर कस्टमर आई कैफे में आया ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है उसको कंप्यूटर देने का बनता ही नहीं है। सीन वन वो है कि उसको कंप्यूटर हमारे क्या इंटरनेट कैफे में आ चुका है, बट उसको अभी तक के कंप्यूटर मिला नहीं है। हो सकता है कि जो कस्टमर है वो रुक जाए किसी कस्टमर के कंप्यूटर छोड़ने तक के। अगर वो कस्टमर रुक जाता है पिछले कस्टमर कंप्यूटर छोड़ने तक के, तो उसको मिल जाएगा। अगर वो पिछले कस्टमर के छोड़ने के बाद आता है तो भी उसे कंप्यूटर मिल जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो टू है वो इंडिकेट कर रहा है कि कस्टमर आई जो है वो कैफे में है और वो कंप्यूटर ऑक्यूपाई करके बैठा है। तो ये हमारे पास तीन पॉसिबल अरेंजमेंट्स है किसी भी इंडेक्स के लिए। तो ए टू जेड जितने इंडेक्स बनेंगे हमारे उसके लिए हमने ये एरे बना दिया, जीरो एरे फॉर मैक्स कैरेक्टर्स। तो ये हमें 0000 ऐसे 26 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उनके ऊपर हम ये तीन वैल्यू जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली वो हम अपडेट करते हैं। तो एक रेस्ट है और ऑक्यूपाइड। रेस्ट में मतलब हमारे पास बच्चे रिजल्ट है कि हमारे पास कितने कस्टमर्स को कंप्यूटर नहीं मिल पाया, और ऑक्यूपाइड में वो आते हैं जो हमारे करेंटली ऑक्यूपाइड कंप्यूटर्स है वो हमने जीरो से इनिशिएट कर दिए। हमारी जो सीक्वेंस की लेंथ है उसके लिए हम चेक करते जाएंगे। तो सीक्वेंस का जो भी कैरेक्टर है उसका हम यूनिकोड ले लेंगे और उसको ए के यूनिकोड से माइनस कर देंगे। तो जैसे हमारे पास ए है तो ए माइनस ए जीरो आ जाएगा, तो वो हमारे जो सीन एरे हमने बनाया उसके जीरो इंडेक्स के ऊपर काम करेगा। फिर अगर वो बी रहता है, अगर हमारे सीक्वेंस में बी आता है तो वो 66 रहेगा, 60 तो वो 1 के ऊपर काम करेगा। ऐसे हमारे जो पोजीशन है वो चलती जाएंगी। तो अभी हमारे पास जो भी कैरेक्टर आते जा रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास ये सबसे पहले आ रहा है, तो वो अभी वो जो इंडेक्स है ये एक्चुअली इंडेक्स की वैल्यू है, ये करंट इंडेक्स की वैल्यू है। करंट इंडेक्स की वैल्यू हमारी 0 चल रही है। उसमें हम देखेंगे कि आया है क्या। अगर वो हमारे नेट के अगर वो आ चुका है नेट कैफे में तो हम उसको 1 कर देंगे, अगर वो आ जाता है तो। अगर ऑक्यूपाइड जो है वो गिवन कंप्यूटर से कम है, हमारे पास जितने गिवन कंप्यूटर है उससे अगर कम है, तो मतलब हमारे पास खाली कंप्यूटर बचे हैं, तो हम उसकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। अगर कस्टमर आ गया है और उसने देख लिया है, मतलब ऑक्यूपाइड में अवेलेबल है, तो हम उस ऑक्यूपाइड की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, मतलब उस कस्टमर को कंप्यूटर दे दिया। और क्योंकि वो कैफे में अवेलेबल है और उसको कंप्यूटर मिल भी गया, तो हमने इसको अपडेट कर दिया 2 पे। और एल्स अगर ऑक्यूपाइड की कंडीशन नहीं होती है तो वो 1 पे अटका रहेगा, मतलब वो कैफे तो आया बट उसको कंप्यूटर नहीं मिला, इस कंडीशन पे रहेगा। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब उसको कंप्यूटर नहीं मिला, तो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट वैल्यू मतलब कि कितनों को कंप्यूटर नहीं मिल पाया, उसमें एक एक अपडेट होता जाएगा अगर ऑक्यूपाइड वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो वो अपडेट होता जाएगा। और फाइनली एक और एल्स बैरियर लगा दिया। अगर इफ सेकंड ऑकरेंस ऑफ सीक्वेंस आई, अगर वो दूसरी बार जब वो दिख रहा है, तो अगर वो ऑलरेडी हमारे कैफे में एग्जिस्ट ऑलरेडी हमारे कैफे में आ चुका है और उसको कंप्यूटर मिल गया है, जैसे ए है, ए के लिए ए के लिए पहले वैल्यू 0 थी, वो कैफे में जैसे ही आया, मतलब इस स्ट्रिंग में जैसे ही ए पहली बार आया तो वो वैल्यू 1 होगी, मतलब वो हमारे इंटरनेट कैफे में आ चुका है। और जब वो उसको कंप्यूटर मिल गया तो उसकी वैल्यू 2 हो गई। ये ऑक्यूपाइड वाला जो बैरियर बताया था मैंने, इसकी उससे उसकी वैल्यू अपडेट हो गई 2, क्योंकि उसको कंप्यूटर खाली था, मिल गया, कंप्यूटर मिल गया। अब जब वो जैसे ही छोड़ के जाएगा, मतलब वो सेकंड एरे में दूसरी बार अगर वो दिख रहा है, दूसरी बार अगर ए की वैल्यू आ रही है,
तो वो ऑक्यूपाइड से एक कम कर देगा, दूसरी बार वैल्यू आने का मतलब वो कैफे हमारा छोड़ के जा चुका है, उसका काम हो गया, वो छोड़ के जा चुका है, तो ऑक्यूपाइड में से 1 माइनस कर देगा और सीन में से भी 1 माइनस कर देगा। अगर मान लीजिए ऑक्यूपाइड नहीं है तो ऑब्वियसली सीन की वैल्यू 2 तो थी नहीं, तो वो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो ऑक्यूपाइड की वैल्यू तो कम नहीं होगी बट वो सीन को 0 कर देगा। तो वो ऑलरेडी हमारा जो कंडीशन थी वो रेस्ट में हमने अपडेट कर चुके हैं उसको कि वो कस्टमर को नहीं मिला कंप्यूटर, वो हम अपडेट कर चुके हैं। ये इससे ऐसे ही हम वैल्यूज अपडेट करके चेक कर लेंगे लास्ट में जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके आने पे ऑक्यूपाइड की वैल्यू जो थी वो गिवन नंबर ऑफ वैल्यू से बड़ी थी, जैसे यहाँ पे 2 है, ऑक्यूपाइड की वैल्यू अगर 2 के बाद जाती है तो वो उन कस्टमर्स को रेस्ट में ऐड कर देगा, रेस्ट प्लस इक्वल 1 से रेस्ट में ऐड करते जाएगा, तो वो हम फाइनली प्रिंट करा लेंगे कि हमारे कितने लोग हैं जिनको कंप्यूटर नहीं मिल पाया, वो हम ऐड करा लेंगे। पहले केस में जैसे 2 कंप्यूटर हैं तो ए आया उसको कंप्यूटर मिल गया, बी आया उसको कंप्यूटर मिला, फिर बी चला गया तो एक कंप्यूटर खाली हो गया, ए चला गया तो एक कंप्यूटर खाली हो गया, ये इस वाली स्टेप से वो ऑक्यूपाइड -1, तो ऑक्यूपाइड की तो करेंटली अवेलेबल कंप्यूटर्स बढ़ गए। फिर उसके बाद जे आया और चला भी गया, तो उस ऑब्वियसली उसको कंप्यूटर मिल गया था। उसके बाद के आया, के को कंप्यूटर मिल गया, जेड आया, अभी क्योंकि हमारे करेंटली ऑक्यूपाइड कंप्यूटर एक ही था, एक कंप्यूटर बचा था, तो वो जेड को मिल गया, फिर के चला गया, जेड चला गया, तो वापस हमारे पास ऑक्यूपाइड कंप्यूटर फुल आ गए, मतलब जीरो ऑक्यूपाइड, तो टोटल अवेलेबल कंप्यूटर्स 2 आ गए। तो इस कंडीशन में हमारे किसी भी कस्टमर को एम्प्टी हैंडेड रिटर्न नहीं होना पड़ा, उनको कंप्यूटर यूज करने मिल गया, तो उस केस में 0। ऐसे ही ये केस है, इस केस में एक आदमी छूट जाएगा जिसको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, इस केस में सभी को कंप्यूटर मिल जा रहा है, इस केस में 2 लोग ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं जिनको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो चेक कर लेगा, तो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा। ये वाकई टफ है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इट्स अ रियली टफ क्वेश्चन। इसके बाद टफ क्वेश्चन है बट उसका मतलब क्या होता है, तो जो यूज करने का लॉजिक है वो इजी है, जैसे हम नॉर्मल अगर कंप्यूटर नेट कैफे खोल रहे हैं, वहां पे कंप्यूटर्स दे रहे हैं लोगों को रेंट पे आधे घंटे के लिए, तो हम नॉर्मल जैसे पेन पेपर के ऊपर मैनेज करेंगे, सेम मैनेजमेंट उसी में, बस हमको वाया प्रोग्रामिंग उसको एग्जीक्यूट करना है। दिश उसका Right. वो एक वाला केस समझा देना, मतलब उसमें वो जो 0 के बाद वाला केस है। 0 के बाद वाला केस कौन सा? नीचे जा थोड़ा। हाँ ये नहीं, ये जो एक एग्जांपल है ना, ये ABCBCA वाला। हाँ ये वाला ना, हाँ, ये वाला समझा देना एक बार। इसमें देख हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, पूरे नेट कैफे में एक ही कंप्यूटर है, ए जो भी कस्टमर है वो आया, तो ए की पोजीशन अभी करेंटली सिलेक्ट हो गई, पीएनडी में ए की पोजीशन सिलेक्ट हो गई, ए क्योंकि हमारे इंडेक्स इसमें आया है, क्योंकि सीन ऑफ हमारे इसमें आया है, मतलब नेट कैफे में आया है, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 कर देगा, सीन मतलब ऑलरेडी उसकी वैल्यू 0 है क्योंकि वो था नहीं, बट अभी इस लूप के थ्रू जब हम स्ट्रिंग में चेक करते जाए तो ए की वैल्यू पहली बार आई तो उसने वैल्यू को अपडेट कर दिया 1, ठीक है, 1 ठीक है। अपडेट कर दिया। उसके बाद वो उसने ऑक्यूपाइड चेक किया कि कितने कंप्यूटर्स ऑक्यूपाइड है, तो अभी करेंटली तो हमारे 0 ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड की वैल्यू 0 है और हमारे पास करेंटली अवेलेबल कंप्यूटर्स 1 है, तो 0 इज लेस देन 1 ट्रू हो गया, तो ऑक्यूपाइड की वैल्यू को हमने 1 इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब ए को एक कंप्यूटर असाइन हो गया है, ओके। ए को कंप्यूटर असाइन हो गया, तो हमने कैफे में अवेलेबल है और उसको कंप्यूटर असाइन हो गया, तो हमने वो 2 पे कर दिया, 2 की कंडीशन पे सेट कर दिया, सीन फॉर ए इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया। आईएनडी में अभी जो ए का इंडेक्स है वो है, तो सीन फॉर ए इज इक्वल्स टू 2, वो हो गया। उसके बाद बी आया तो बी के लिए हमने चेक किया, तो बी का इंडेक्स आ गया, बी का इंडेक्स भी 0 है, तो वो नेट कैफे में तो आया, तो उसके लिए हमने 1 कर दिया, बट हमारे पास ऑक्यूपाइड कंप्यूटर्स अभी अवेलेबल कंप्यूटर्स 1 थे, ऑक्यूपाइड कंप्यूटर्स भी अभी करंट वैल्यू ऑक्यूपाइड की 1 है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, तो उसको एल्स बैरियर में आया और उसने ये डाल दिया कि बी को कंप्यूटर अभी नहीं मिला, ठीक है,
हाँ ठीक है। बी को कंप्यूटर नहीं मिला, सेम उसने सी के लिए भी किया, सी आ रहा है, अभी तक के ए ने छोड़ा नहीं है कंप्यूटर, तो सी के लिए भी कर दिया। फिर बी, बी का सेकंड ऑकरेंस का मतलब कि वो हमारा नेट कैफे छोड़ के जा चुका है, तो ये कंडीशन तो हमारी होगी नहीं क्योंकि सीन ऑलरेडी 0 नहीं है, सीन की वैल्यू 1 हो चुकी है ऑलरेडी बी और सी के लिए, तो इसमें तो आएगा नहीं, एल्स बैरियर में आ जाएगा, नीचे वाला जो एल्स बैरियर है उसमें आ जाएगा। सीन अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी 2 होती, अगर मतलब उसको कंप्यूटर मिला होता तो उसकी वैल्यू 2 होती, वो तो उस केस में हम ऑक्यूपाइड की वैल्यू -1 कर देते कि जिसने कंप्यूटर ऑक्यूपाई किया था वो छोड़ के जा रहा है नेट कैफे, तो हमने -1 कर दी, एक कंप्यूटर अवेलेबल में डाल दिया। बट वैसा तो हुआ नहीं है बी और सी के लिए, बी और सी ए के पहले ही छोड़ के जा रहे हैं, तो सीन की वैल्यू 1 रहेगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना होके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा डायरेक्ट, सीन एंड इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी Okay. बी और सी को कंप्यूटर नहीं मिला, वो ऑलरेडी इस स्टेप पे कंप्यूट हो चुका है कि उन लोगों को कंप्यूटर नहीं मिला, तो वो रिजल्ट में कैलकुलेट हो चुका है, वो हमें इधर रिटर्न में मिल जाएगा कि उनको कंप्यूटर नहीं मिला। फाइनली जब ए सबसे लास्ट में छोड़ के जा रहा है तो ए के ऊपर जब आएंगे तो सीन आएगी 2, क्योंकि उसमें ए के लिए ऑलरेडी वैल्यू 2 रहेगी, ऑलरेडी 2 सेट रहेगी, तो ऑक्यूपाइड की वैल्यू हम -1 कर दें, मतलब हमारा जो ए ने ऑक्यूपाई करके रखा था वो उसने छोड़ दिया, तो ऑक्यूपाइड कंप्यूटर्स की वैल्यू 1 लेस, और फिर उसके बाद ये कंडीशन तो ए के लिए भी एग्जीक्यूट होगी, ये मतलब एल्स में नहीं है ना, ये तो इफ के बाद आ रही है, तो मतलब ये कंडीशन ए के लिए भी एग्जीक्यूट होगी, ए का भी नेट 0 आ जाए, तो ए भी हमारा नेट कैफे छोड़ के जा चुका है, ये मतलब है इसका। Okay. इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि रेस्ट की वैल्यू बी के लिए कॉल हुई और सी के लिए कॉल हुई, जो रेस्ट वाला फंक्शन है ये बी के लिए आया और सी के लिए आया, तो 2 अपडेट हो गया हमारा, तो 2 लोग, इस फोर्थ वाला एग्जांपल है इसमें 2 लोगों को कंप्यूटर नहीं मिला। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है अभी टाइम क्या हुआ है कंप्यूटर में? सर, टाइम हो रहा है 50 हो रहा है। हाँ तो 5 तक खत्म कर देना है। ठीक है सर, 3 क्वेश्चन में कर देते हैं। हाँ 5 मिनट में खत्म कर देना, ठीक है, मेरा मीटिंग है उसके बाद। ओके सर। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है कि एक इनपुट स्ट्रिंग है ए और एक हमारी टारगेट स्ट्रिंग है बी, हमें ये पता लगाना है कि हम किसी के एलिमेंट्स को, इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि हम किसी भी एलिमेंट को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे ला सकते हैं, जो हमारा एलिमेंट है जैसे बी है, बी को मैं उठा के फर्स्ट पोजीशन पे ला सकता हूँ, फिर बी की जगह सी आ गया, सी को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे ला सकता हूँ, ऐसे मैं पीछे से चेक करूंगा कि मैं सामने ला सकता हूँ, और कितने मिनिमम ऑपरेशंस हो सकते हैं जितने में मैं इन दो स्ट्रिंग्स को मैच करा दूं, मतलब ये दो स्ट्रिंग एक जैसी हो जाए। तो इसके लिए ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें हमें EACBD को BEACD में चेंज करना है, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है EACBD इसको EABCD में चेंज करना है। तो इसके लिए एल्गोरिथम सिंपल है कि आप लास्ट एलिमेंट से आएंगे, लास्ट एलिमेंट सेम है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आएंगे, सेकंड लास्ट एलिमेंट अगर आपका डिफरेंट है तो आप उसको स्वैप करा देंगे, तो सेकंड लास्ट एलिमेंट को स्वैप करा दिया, इसमें इसमें ये इधर जो एग्जांपल दिया वो उसने फर्स्ट एलिमेंट का किया, बट जो प्रोग्राम में किया है, प्रोग्राम में हम ऐसा करेंगे कि बी जो है उसको फ्रंट में कर देंगे, बी जो है उसको फ्रंट में कर देंगे, तो बी तो सी पीछे खिसक गया, बी फ्रंट में आ गया, तो सी मैच हो गया, उसके बाद हमने मैच किया तो इधर ए रहेगा थर्ड पोजीशन पे और इधर बी रहेगा, तो वो मैच नहीं कर रहा, ए को हमने सामने भेज दिया, ए को सामने भेज दिया तो फिर इधर पे ए आ रहा है, इधर पे ई आ रहा है, ई को हम सामने करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग मैच हो जाएगी, उसमें टोटल हमें 3 स्टेप लगेंगे ऐसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, तो वो हमें कैलकुलेट करना है वो मिनिमम स्टेप्स कितने लग सकते हैं। तो हमने एरे बना दिया, दोनों की लेंथ निकाल ली, दोनों की लेंथ अगर सेम नहीं है तो मैच होने का सवाल ही नहीं उठता, तो -1 मतलब नेगेटिव केस पॉसिबल ही नहीं, वो रिटर्न कर देंगे। काउंट 0 into 256 टोटल अवेलेबल कैरेक्टर्स, तो वो ले लिया, अगर आपको स्पेस सेव करना है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस कर दिया तो वैसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो बी की पोजीशन है उसके लिए निकाला,
और ए की पोजीशन है उसके लिए निकाला। हम मतलब इनके काउंट्स करते जाएंगे कि वो अवेलेबल है कि नहीं, मतलब जितने कैरेक्टर्स हैं दोनों में सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है कि नहीं। अगर ए पहली स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं वो दूसरी स्ट्रिंग में भी एग्जिस्ट करते हैं तो हमारा मतलब जो नेट काउंट है वो 0 रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी स्ट्रिंग मैच कर सकती है, अभी पॉसिबिलिटी है मैच कर सकती है। ये सिर्फ इसके लिए है कि जो इम्पॉसिबल केसेस है उनके लिए है, ये जो दो चेक हैं वो इम्पॉसिबल केसेस के लिए हैं। तो अगर मान लीजिए स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स लेंथ 5 की दोनों स्ट्रिंग है बट उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जो पहली स्ट्रिंग में बट दूसरी स्ट्रिंग में नहीं है, तो हम मैच कराना पॉसिबल ही नहीं है स्वैपिंग करके, तो उस केस में -1 रिटर्न कर देगा। अब हम आते हैं मेन जो कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिए सारे कैरेक्टर्स भी अवेलेबल हैं और सारे अवेलेबल कैरेक्टर्स के साथ लेंथ भी सेम है हमारी, तो पॉसिबिलिटी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक रेस्ट इनिशिएट करने की हमारा रिजल्ट है कि हमें टोटल नंबर कितने स्वैप करने हैं। आई और जे जो है वो हम नेगेटिव मतलब रिवर्स पोजीशन से चलेंगे, लास्ट पोजीशन से चलेंगे। लास्ट पोजीशन पे हम चेक करते हैं कि अगर वो सेम नहीं है, ए ऑफ ए आई इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ जे, मतलब अभी दोनों जो है वो लास्ट लास्ट पोजीशन है, अगर लास्ट पोजीशन सेम नहीं है तो रिजल्ट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। फिर हमने आई को कम कर दिया, आई को कम करके चेक किया कि क्या एक स्वैप के बाद पॉसिबल है, एक स्वैप के बाद पॉसिबल है, अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो फिर उसको करो। इन केस मान लीजिए कि ए इक्वल ए ऑफ आई एंड बी ऑफ आई, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो वहां पे हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये वाला जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम इस स्टेप पे आ जाएंगे कि हम आई और जे की पोजीशन को एक एक कम कर जाएंगे, मतलब लास्ट एलिमेंट जैसे डी और डी मैच कर गया तो इधर पे हमें स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं है, तो ये वाला वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो कंडीशन है पर्टिकुलर आ रही है ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू बी ऑफ जे, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हम आई और जे की वैल्यू एक एक कम करते जाएंगे। क्योंकि पॉसिबल है कि एक स्वैप करने के बाद भी वो वैल्यू मतलब इक्वेट ना हो, हमें एक ही पोजीशन पे 2 या 3 बार स्वैप करना पड़े तब ये लास्ट पोजीशन इक्वेट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम आई और जे अलग अलग मतलब दोनों के लिए सेपरेट इंडाइसेस ले रहे हैं। फाइनल में जितने हमारे रेस्ट जोड़ते जाएंगे, जितने हमारे स्वैप्स जोड़ते जाएंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास है, हम इसमें एक्चुअल स्वैपिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल स्वैपिंग करने की बजाय कितने स्वैप्स रिक्वायर्ड है वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो उसकी वैल्यू हम जब इसको कॉल करेंगे मिनिमम ऑपरेशंस तो वो हमें मिल जाएगी। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, तो ये फंक्शन को कॉल कर ले, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड इज 3। फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, गिवन टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, चेक दिस टू स्ट्रिंग्स आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। आइसोमॉर्फिक मतलब उनमें मैपिंग हो जानी चाहिए। मैपिंग का मतलब है जैसे ये ए बी बी है तो हमने पहले देख लिया ए है, ए को हमने एम से जोड़ दिया, तो जहां जहां ए आ रहा है वहां वहां एम भी आना चाहिए और उसी ऑर्डर में आना चाहिए जैसा पहले इसमें आ रहा है। तो ए हो गया, ए हो, फिर से ए आया तो ए का ऑलरेडी मैपिंग एम से था, तो अगर ए जहां जहां फिर स्ट्रिंग ए आ रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे सेकंड स्ट्रिंग में एम आना चाहिए। फिर बी आया, बी को बी टी से मैप हो गया, जो फर्स्ट ऑपरेंड है उसमें हमने चेक कर लिया कि बी किससे मैप, जो गिवन कैरेक्टर है वो किस कैरेक्टर से मैप हो रहा है, तो वो डी से कर लिया। ऐसी स्ट्रिंग्स अगर ऐसी अगर कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि सारे कैरेक्टर्स की मैपिंग हो जाती है गिवन दैट द ऑर्डर इज प्रिजर्व, हमें किसी अल्टरनेट ऑर्डर हम नहीं ले सकते, हमें ऑर्डर मैच कराना ही है। अगर ऑर्डर मैच हो जाता है तो वो हमारी आइसोमॉर्फिक है, अगर वो ऑर्डर मैच नहीं होता तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। इसके लिए हम चेक कर लेंगे, ये मैपिंग का एक हमने बना दिया डिक्शनरी, मैपिंग एस टू टी एंड टी टू एस दोनों तरफ ले लेंगे। C1 टू C2 में जिप कर देंगे वैल्यू एस और टी, मतलब C1 जो एक वेरिएबल है उसमें एस की पहली वैल्यू है, एस की एक वैल्यू आएगी, एस से एक वैल्यू आएगी और फिर सी से एक वैल्यू आएगी, ऐसा वो लूप में चलता जाएगा। जैसे ए बी बी और एम एम टी टी था, तो पहले C1 में ए आ गया, C2 में एम आ गया, नेक्स्ट इटरेशन में भी C1 में ए आएगा, C2 में एम आएगा,
थर्ड इटरेशन में C1 में B आएगा, C2 में T आएगा, तो वैसा चेक करते जाएगा। यहाँ मैंने प्रिंट केसेस लगा दिए ताकि आप विजुलाइज कर सकें। फिर मैपिंग नॉट इन एसटी, मतलब अगर C1 ऑलरेडी मैपिंग वाली डिक्शनरी में नहीं है और C2 ऑलरेडी मैपिंग वाली डिक्शनरी में नहीं है, तो हम इन वैल्यूज को की लेके जो नेक्स्ट एरे की वैल्यूज है उसको हम मैप कर देते हैं। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा, एक डिक्शनरी जो मैपिंग S to T बन गई, उसमें ये हो जाएगा कि A की वैल्यू अगर A आ रहा है तो करस्पॉन्डिंग दूसरी स्ट्रिंग में M आना चाहिए। A की मैपिंग M से, और इस जो सेकंड T to S है उसमें जाएगा M की मैपिंग A से। ठीक है, तो वो चेक कर लेंगे। अगर ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी है, A और M ऑलरेडी ऐड हो चुके, तो हम उसकी मैपिंग को चेक कर लेंगे। तो ये मैपिंग st.get_C1, इसमें C1 की वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो C2 के इक्वल नहीं, हमने ऑलरेडी मैपिंग में उसको C2 के इक्वल कर दिया था, अगर वो C2 के इक्वल नहीं आ रही है, या फिर T2S, अगर हम सेकंड स्ट्रिंग से भी फर्स्ट को मैप करना चाहें, C2 की वैल्यू फर्स्ट के इक्वल नहीं आ रही है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब हमारी स्ट्रिंग्स की मैचिंग नहीं हो रही है। आइसोमॉर्फिक कंडीशन जो थी हमारी, A to M मैप हो रहा है, A to M मैप हो रहा है, B to T मैप हो रहा है, वो मैपिंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हमें फॉल्स मिल जाएगा, अदरवाइज हमें ट्रू मिल जाएगा। तो वो मैपिंग कैसी आ रही है, तो मैंने यहाँ पे ये C1 और C2 प्रिंट करके बता दिया है। तो जैसे C1 में A की वैल्यू आई, तो A के लिए M मैप हो गया पहली वाली डिक्शनरी में, दूसरी वाली डिक्शनरी में M के लिए A मैप हो गया, दोनों एक साथ हो रहे हैं। फिर उसने चेक किया कि A और M साथ में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो कैंसिल कर देता। फिर उसने B और T के लिए भी सेम किया। तो इस तरह हमें, अगर ये सारे मैपिंग ट्रू निकलती है तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो इसका मतलब स्ट्रिंग्स आइसोमॉर्फिक है। फाइनली कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अपडेट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 42 ये है कि गिवन अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, हाउ टू प्रिंट ऑल सेंटेंसेस पॉसिबल वन वर्ड एट अ टाइम बाय रिकर्शन। तो ये एक्चुअली इसका जो सप्लाई कर रहे हैं वो हम मैट्रिक्स सप्लाई कर रहे हैं। तो रो और कॉलम्स हम सप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस आ रहा है, मतलब जो नल वैल्यूज थी, नल वैल्यूज को हमने बस ब्लैंक स्पेसेस से रिप्लेस कर दिया, उसको हम फंक्शन में डील कर लेंगे। तो इसमें हम रोज सप्लाई करेंगे। इसमें हमें ये है कि रो में से किसी भी रो में से एक एलिमेंट लेना है, नेक्स्ट रो में से एक एलिमेंट लेना है, और उसके बाद जो नेक्स्ट रो आ रही है उसमें से एक एलिमेंट, ऐसे हमें सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं वर्ड्स के। तो इधर पे और ब्लैंक स्ट्रिंग्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो यू के साथ यू हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग के हैव और आर आ जाएगा। तो ये, और फिर उसके बाद नेक्स्ट रो का स्लीप ईट ड्रिंक, तो यू हैव स्लीप, यू हैव ईट, यू हैव ड्रिंक, ये बन गया। फिर उसके बाद यू के साथ आर को सिलेक्ट किया, और उसके बाद बाकी के लास्ट के तीन को सिलेक्ट किया, तो ये यू आर से तीनों बन गए। फिर वी सिलेक्ट किया, वी के साथ भी हैव के साथ तीनों लिए, फिर एक बार वी के साथ आर लेके तीनों लिए। तो ऐसे हमें रिकर्सिवली इनको करना है। रिकर्सिवली करने के लिए रो और कॉलम हमने सेट कर दी कि हमें कितनी चाहिए है। अगर आपको इससे नहीं भी लेना है तो आप गिवन इनपुट एरे जो है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, उससे हो जाएगा। ये एक आउटपुट लिस्ट बना दी जिसमें एरे m n के ऊपर जो भी हमारी है, हम बार बार इटरेट कराते जाएंगे, तो m और n के ऊपर जो भी पोजीशन आ रही है वो हम आउटपुट में जोड़ते जाएंगे लिस्ट में। तो यहाँ पे हम आ गए, इफ m इज इक्वल्स टू r माइनस 1, अगर ये लास्ट एलिमेंट पे चल रहा है तो हम क्या करेंगे, और i इन रेंज r, m अगर लास्ट एलिमेंट पे चल रहा है तो हम आउटपुट का जो ith इंडेक्स है वो प्रिंट कराने, मतलब ये फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराने वाला फंक्शन जो हमारी फाइनल स्ट्रिंग लिस्ट में बन जाएगी उसको प्रिंट करा देगा। आउटपुट अगर m r तक पहुंचे, मतलब हम लास्ट इंडेक्स तक के पहुंच गए, हमने लास्ट तक के कॉम्बिनेशन देख लिया है, क्योंकि हमारे पास ये 3x3 का है, तो हमारे किसी भी एक कोई भी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ 3 ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने जो r माइनस 1 है टोटल रोज, वो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। तो r माइनस 1 मतलब जीरो इंडेक्सिंग के हिसाब से m का m इंडेक्स वैल्यू है, तो m की वैल्यू 2 रहेगी, 3 मतलब 3 एलिमेंट्स आ जाने के लिए m की वैल्यू 2 रहेगी। तो 3 माइनस तो r माइनस 1 हमने इसमें इक्वेट कर दिया। अगर वैसा हो जाता है तो पूरे आउटपुट को एक फॉर लूप से प्रिंट करा देगा। अदरवाइज अगर हम देखें,
अगर ऐसा नहीं हो रहा, मतलब हम लास्ट इंडेक्स पे अभी नहीं चल रहे हैं, तो वो ये देख लेगा कि क्या इसका जो एलिमेंट है m+1 नेक्स्ट रो, सिलेक्टेड रो है, उसके जो नेक्स्ट रो है वो, और उसमें जो सिलेक्टेड नेक्स्ट कॉलम है उसमें अगर नल वैल्यू नहीं है तो वो दोबारा से इस फंक्शन को कॉल कर देगा। जो हमें नेक्स्ट आई की वैल्यू है आउटपुट के लिए ARR M और N, तो हमें मैट्रिक्स में n मतलब कॉलम इंडेक्स भी लगेगा, कॉलम इंडेक्स की वैल्यू आई पास कर देगा, आई पास करके इसको दोबारा कॉल करेगा। तो जैसे ही हम इस कंडीशन आउटपुट में वो हमारे वर्ड्स जुड़ते जाएंगे, और जैसे ही हम इस कंडीशन पे आते हैं कि हम लास्ट रो तक के पहुंच गए हैं, तो हमारा प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे रिकर्सिव कॉल है, उससे हमें मिल जाएगा। और प्रिंट एरे जो है वो इसको रिपीटेडली कॉल करेगा, रिपीटेडली मतलब जो सारी कॉलम इंडेक्सेस है, कॉलम इंडेक्सेस के ऊपर उसको इटरेट करते हुए प्रिंट यूटिल फंक्शन को कॉल करते जाएगा। प्रिंट यूटिल फंक्शन को कॉल करेगा तो हमें सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मिल जाएंगे। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोग्राम था। तो फाइनली यस, आज के सारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। तो thanks Udesh Soman for a nice presentation.